गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल क्लास 11 का लेसन 2, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, और जिसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। बच्चों, मैं इस लेसन की समरी हिंदी में बता रही हूँ, उसको 2-3 बार ध्यान से सुनना और फिर उसके बाद लेसन पढ़ना, तो तुम्हें पूरा का पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। जुलाई 1976 में 37 ईयर बिजनेसमैन जो नरेटर भी हैं, उनकी पत्नी मैरी, उनका 6 साल का पुत्र जोनाथन तथा 7 साल की पुत्री सुजन नाव में इंग्लैंड की प्लाईमाउथ बंदरगाह से रवाना हुए। संसार के चारों ओर एक लंबी यात्रा के लिए ये जाना चाहते थे, जैसे कि 200 वर्ष पहले जेम्स कुक ने ऐसी ही यात्रा की थी। उन्होंने इस यात्रा के लिए 23 मीटर लंबी एवं 30 टन भारी लकड़ी के पेंदे वाली एक नौका, जिसका नाम बे वॉकर था, से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। आगे देखो, उनकी 3 साल की लगभग 1,05,000 किलोमीटर की नियोजित यात्रा का प्रथम चरण बहुत ही आनंद से गुजरा। वे अफ्रीका के पश्चिम तट से केपटाउन तक नौका में चले गए। वहाँ उन्होंने 2 क्रूमैन लिए, जो लैरी विजिल अमेरिकी थे तथा हर्ब सिगलर जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। उन्हें अपने साथ इसलिए लिया ताकि खराब मौसम वाले दक्षिणी भारतीय समुद्र को पार करने में वे उनकी सहायता कर सकें। केपटाउन से निकलने के दूसरे ही दिन उन्हें बहुत ही तेज़ हवा का सामना करना पड़ा, और जो अगले कई सप्ताह तक उसी वेग से चलती रहीं। लहरें इस हवा के कारण 15 मीटर तक ऊपर उठ जाती थी। 25 दिसंबर को वे केपटाउन से लगभग 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। चूँकि मौसम बहुत खराब था, फिर भी उन्होंने क्रिसमस तथा नए वर्ष के पहले दिन को एंजॉय किया। आगे देखो, मौसम और भी खराब हो गया। 2 जनवरी को अत्यंत शक्तिशाली लहरें उठी। वे 8 नॉट की गति से नौका को चला रहे थे। उन्होंने छोटी पाल गिराकर अपने निर्धारित स्थान में पोत को रखने के लिए बांधने वाली रस्सियों के छल्ले के पीछे के भाग में बांधकर गति धीमी की। फिर उन्होंने जलरोधी वस्त्र तथा जीवन रक्षक जैकेट पहने तथा आने वाले तूफान की प्रतीक्षा करने लगे। भावी अमंगल में विपत्ति के प्रथम चिन्ह जो अपशकुन भरी शांति के साथ आए। हवा धीमी पड़ गई तथा तत्काल अंधेरा हो गया। फिर एक बढ़ती हुई दहाड़ की आवाज़ के साथ विशाल लहर आई। इस विशाल लहर के बड़े विस्फोट ने डेक को हिला दिया।
नरेटर का सिर चालन पहिए से टकराया तथा वह नौका के पहलू से उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वह लहरों में डूब रहा था और उसने अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। अचानक उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाला। कुछ मीटर दूर बेवॉकर पानी में उलटने ही वाली थी कि फिर एक बड़ी लहर ने उसे सीधा कर दिया और बढ़ती हुई लहरों ने या आने वाली लहरों ने नरेटर को चिथड़ों की गुड़िया की भांति डेक पर फेंक दिया। उसकी बाई पसलियाँ टूट गई थीं। उसका मुंह खून तथा टूटे हुए दांतों से भर गया था। उसने किसी प्रकार चालक पहिए को पा लिया तथा नौका के पिछले भाग को अगली लहर के लिए सीधा किया। जहाज के प्रत्येक स्थान पर जल था, किंतु वह स्थिति की जांच करने के लिए अपने स्थान को छोड़ नहीं सकता था। अचानक उसकी पत्नी मैरी ने डेक का दरवाज़ा खोला तथा वह चिल्लाई कि वे डूब रहे हैं क्योंकि डेक टूट गया था। नरेटर ने अपनी पत्नी को पहिया संभालने को कहा। फिर वह जल्दी से द्वार की ओर गया। लैरी तथा हर जहाज में से पंपों द्वारा पानी निकाल रहे थे। लकड़ी के शाहतीर टूट गए थे। दाहिनी ओर का पूरा भाग अंदर की ओर धंस गया था। कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाट, टिन तथा खिलौने शोर करते हुए पानी में चारों ओर घूम रहे थे। वह रेंगता हुआ बच्चों के कमरे में गया। स्यू के सिर पर एक बड़ा सा उभार निकल आया था, पर उसका उपचार करने के लिए उसके पास समय नहीं था। उसने एक हथौड़ा, पेंच तथा कैनवास ढूंढा तथा मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया। वह किसी तरह जहाज के छेदों को बंद करने में सफल हुआ। अब अधिकतर पानी पहलू से दिशा बदलकर जा रहा था। फिर कूड़े करकट के कारण हाथ से चलाने वाले पंपों ने भी काम करना बंद कर दिया। बिजली वाले पंप के तारों में खराबी आ गई और जल स्तर बड़े खतरनाक ढंग से ऊपर उठने लगा। तब नरेटर ने पाया कि उसके दोनों हाथ, अतिरिक्त हाथ से चलाने वाला पंप, आगे लगने वाली पाल, तिकोनी पाल, छोटी नौकाओं तथा मुख्य लंगर के साथ ही लहरों द्वारा बहा के ले जा चुकी थी। उसने एक अन्य बिजली वाला पंप ढूंढा, उसे बाहरी पाइप से जोड़ा और सारी रात वह पानी बाहर निकालता रहा। शिव का सिर भयानक ढंग से सूज गया था। उसकी आंखें सूजकर काली हो गई थी तथा उसके हाथ पर भी गहरा घाव था। 3 जनवरी को प्रातः सब पंपों ने जहाज के ऊपर जल राशि को कम कर दिया था। अब इनमें से प्रत्येक ने बारी बारी 2-2 घंटे तक विश्राम किया। जब ये लहरें बेवाकर से टकराई थी
वे 15 घंटे से जीवित बचे थे, किंतु बे वाकर अब इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जा सके। उसने चार्टों की जांच की। उसने गणना की कि पूर्व की ओर कुछ किलोमीटर पर 2 द्वीप थे। वह इले एम्स्टर्डम नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आधार पर पहुंचना चाहता था। 35 घंटे तक लगातार पंपों से पानी बाहर निकालने के पश्चात वे 4 जनवरी को अंतिम कुछ सेंटीमीटर की जल राशि तक पहुँचे। अब उन्हें केवल उस पानी के साथ गति को बनाए रखना था जो अब भी पोत में आ रहा था। मैरी ने नमक लगाकर कुछ सुरक्षित रखा हुआ था। उसने कुछ गौमांस तथा पतले नमकीन बिस्कुट तलाश किए। लगभग 2 दिन में उन्होंने पहली बार भोजन किया। उनका यह सुख कुछ समय तक ही सीमित रहा। शाम के 4 बजे से ही काले बादल पुनः छाने लगे। 1 घंटे के अंदर ही हवा ने फिर से 40 नॉट की गति पकड़ ली। समुद्र का जलस्तर पुनः ऊंचा होने लगा और पूरी रात मौसम और अधिक खराब होता रहा। 5 जनवरी की सुबह तक उनकी स्थिति अत्यंत खतरनाक हो गई थी। तब नरेटर बच्चों को आराम देने अंदर गया। जॉन ने पूछा, क्या वे मरने वाले थे? तब नरेटर ने उसे विश्वास दिलाया कि हम बच निकलेंगे। फिर जॉन ने कहा, हमें मरने का डर नहीं है यदि हम सब इकट्ठे हों। उसे उत्तर देने के लिए नरेटर के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने समुद्र से लड़ने का निश्चय किया। कमज़ोर दाहिना पुष्ट को रक्षा करने के लिए उसने जहाज़ को रोकने का निर्णय किया ताकि क्षति रहित पतन की ओर वाली पेंदी आने वाली लहरों की ओर रहे। उसने भारी नायलॉन की रस्सी तथा 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के 2 प्लास्टिक के ड्रम से काम चलाओ लंगर बनाया। शाम को टूटे हुए तख्तों में से बहुत सारा पानी अंदर घुस आया था। 6 जनवरी को सुबह हवा का रुख कुछ कम कठोर हुआ। तब नरेटर ने कोण तथा दूरी नापने वाले यंत्र पर सूचना देखी। उसने शीघ्र गणना की। स्यू भीतर आई तथा उसे काट दिया जो उसने स्वयं बनाया था। उसने मैरी तथा नरेटर के हास्यजनक रेखा चित्र बनाए थे। इसमें प्रेम तथा धन्यवाद व्यक्त करता हुआ एक संदेशा भी था। 2 बजे के लगभग गणना की जांच करने के उपरांत वर्णनकर्ता ने लैरी को 185 अंश के मार्ग पर चलने को कहा। तब वह 5 बजे के बाद तक एक द्वीप देखने की आशा या उम्मीद लगा सकता था। फिर वह नीचे गया, अपनी शयन पटरी पर चढ़ा और लेटते ही ऊँघने लगा। वह शाम को 6 बजे जागा। जॉन भी अंदर आया और कहने लगा, क्या वह अपने पिता के गले लग सकता था? स्यू उसके बिल्कुल पीछे थी। उन्होंने नरेटर को पूरे संसार में सबसे अच्छा पिता तथा कैप्टन कहा।
उन्होंने उसे सूचना दी कि उन्होंने दीप को पा लिया है। वर्णनकर्ता तेजी से दौड़कर डेक पर आया। उसने इले एम्स्टर्डम द्वीप की भारी फैलाव की आकृति देखी। उस रात उन्होंने तट के पास ही लंगर डाला। अगले प्रातः द्वीप के सभी 28 निवासियों ने प्रसन्नता से उनका जोश बढ़ाया तथा तट पर जाने में उनकी सहायता की। भूमि पर पहुंचने के पश्चात लेखक लैरी तथा हर्मी के विषय में सोचता रहा कि वे तनाव के भयंकर समय में भी प्रसन्नचित्त रहे थे। मैरी उन महत्वपूर्ण क्षणों में संचालन के पहिए पर डटी रही थी। फिर उसने अपनी 7 वर्ष की बेटी के विषय में सोचा, जो नहीं चाहती थी कि वे उसके सिर की चोट के विषय में थोड़ी सी भी चिंता करें, तथा अपने 6 वर्षीय पुत्र के बारे में सोचा जिसे मरने का बिल्कुल भी भय नहीं था। बच्चों, ये तो हो गई आपकी लेसन की समरी। अब हम इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लेना और इस लेसन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक बाय बाय।